अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी यानी पहला गोदाम जहां से वो व्यापार का काम किया करते थे 1613 में सूरत में खोला। जहांगीर के आज्ञा पत्र के बाद यानी फरमान निकाला जहांगीर ने। और बंगाल में अपनी प्रथम कोठी यानी गोदाम 1651 में हुगली में खोला, जो तत्कालीन बंगाल है। तत्कालीन बंगाल यानी कि उस समय बंगाल था और बंगाल के सूबेदार शाहजहां था। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा की अनुमति से हुगली में खोला गया है। यानी कि शाहजहां का दूसरा जो पुत्र था वो शाह शुजा था और शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था। तो शाह शुजा की अनुमति के बाद अंग्रेजों ने अपना प्रथम गोदाम 1651 में हुगली में खोला। उसी वर्ष राजवंश के मुगल वंश के किसी स्त्री की तबीयत खराब थी और डॉक्टर बाउटन जो एक अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने उस स्त्री का इलाज किया, जिसके बदले में जिससे खुश होकर मुगल साम्राज्य ने 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। इससे पहले व्यापार करने के लिए कर चुंगी चुकाना पड़ता था। ये छूट मिलते ही शीघ्र ही अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना तथा अन्य स्थानों पर कोठियां भी बना ली। चुंगी लेने वाले अधिकारी जो चुंगी मुक्त निशान था उसका अवहेलना करते हुए जबरदस्ती अंग्रेजों से लिया करते थे, जिससे अंग्रेज खफा होने लगे। वो शिकायत किए, लेकिन जब उसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो अंत में हुगली पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। उसको स्टार्टिंग में तो जीत लिए, लेकिन फिर जब मुगल का वापस प्रहार हुआ तो अंग्रेज को पीछे खिसकना पड़ा। और उस समय बम्बई में प्रेसिडेंसी बन चुकी थी, मतलब बम्बई में अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। वहाँ पर एक तरह से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का काम स्टार्ट हो चुका था। लेकिन और उस समय बम्बई के प्रेसिडेंट और काउंसिल जो हुआ, डायरेक्टर जो हुआ, जो बोर्ड होता है कंपनी का, उसके बीच और मुगल बादशाह के बीच 1690 में संधि हुई। 1690 में ही सूतनूती जगह पर एक कोठी बनाया। मुगल बादशाह के हुक्म पाने पर बंगाल की हुकूमत में शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने फरवरी 1691 में एक फरमान निकाला, जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 वार्षिक के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति दे दी गई, जैसा पहले भी किया गया था 1651 में। परंतु इस छूट मिलने से बर्धमान जिला के एक जमींदार शोभा सिंह वो विद्रोह करने लगे। उसके विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये तथ्य मिल गया, ये तर्क मिल गया कि अब वो अपने कोठी का किलाबंदी कर सके, मतलब सुरक्षा करने के लिए बड़े बड़े दीवारें बना सके और सैनिक रख सके। यह कर अदायगी की छूट जो मिला है वो औरंगजेब ने दिया था अंग्रेजों को। 1698 में अंग्रेजों ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार जो मूल मालिक थे इन 3 गांवों के, उनको 1200 रुपया देकर ये अधिकार खरीद लिया। ये 3 गांव थे सूतानदी, कालीघाट जो कलकत्ता कहलाता है और गोविंदपुर। और यहाँ पर किलाबंदी कर दिया। किलाबंदी करने के बाद ये जो जगह हुआ, जो कोठी बना, जो फोर्ट किला बना, उसको कहते हैं फोर्ट विलियम।
और इस किला पे एक प्रेसिडेंट और काउंसिल बना। सिंपल वर्ड में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रांच कलकत्ता में भी खुल गया। और 1700 में जितने भी बंगाल में 1700 ईस्वी में जितने भी बंगाल में कोठियां थी उन सब का नियंत्रण इसी प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ गया। और इस प्रेसिडेंस का पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर बने कि सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट बने। अभी तक कंपनी ऐसे चलती थी कि इंग्लैंड के जो महारानी हैं एलिजाबेथ वगैरह जो भी थी उसमें क्राउन जो धारण करती थी, उनका जो आदेश आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को आता था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है जिस तरह बाकी कंपनी होती है, उसका ब्रांचेज उस समय बम्बई में भी था और कोलकाता में हो रहा था और इधर मद्रास में भी होने वाला था कुछ समय के बाद। तो कंपनी ने रूल बनाए हुए था अपना कि जो कंपनी के अधीन लोग हैं उसी के ऑफिसर या उसी के बिजनेसमैन वही भारत आके व्यापार कर सकते थे, अन्य लोग नहीं। चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय ये दो क्राउन प्रिंस थे, मतलब कि जो क्राउन धारण करते थे, मतलब ब्रिटेन के राजा। चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय के समय में कंपनी की जो समृद्धि हुई उसने उसके शत्रुओं में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। 1688 में की क्रांति के कारण व्हिग नामक पार्टी दल का शासन प्रारंभ हुआ था। व्हिग नामक पार्टी का वहां पर तख्ता पलट टाइप का हुआ था क्रांति, जिसमें व्हिग नामक दल जीता, शासन में आया। व्हिग से पहले दूसरे लोग थे, चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय वगैरह थे। तो व्हिग जो था वो पुरानी सरकार से मिलकर रहने वाले जितने भी व्यापारी थे, जो भी उस संस्था से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए व्यापारी थे, उनके विरुद्ध वर्क करने लगा व्हिग पार्टी। और जो खानगी व्यापारी हुए, मतलब जो प्राइवेट व्यापारी हुए, जो ईस्ट इंडिया से अलग अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, ब्रिटिश में जो रहते हैं, इंग्लैंड में जो रहते हैं और चाहते हैं कि भारत से व्यापार करें अपना प्राइवेट उस कंपनी से अलग होकर, उनका सहायता करने लगे और वैसे व्यापारियों को दस्तनदाज कहा जाने लगा। 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहां के लोकसभा में एक बिल पारित हुआ जिसके तहत कहा गया कि इंग्लैंड की सारी प्रजा को भारत में व्यापार करने का समान अधिकार है। 1698 में इसी के चरण के रूप में अगला एक बिल पास हुआ जिसमें एक नई कंपनी का स्थापना किया गया। वो कंपनी उन लोगों के सदस्यों के साथ बन गई जो भारत आकर व्यापार करते हैं। उस कंपनी को कहा जाने लगा जनरल सोसाइटी। 1707 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना थी वो फंडामेंटल मतलब ओरिजिनल जो थी वो इसमें आकर मिल गई। अब दोनों मिल गई। अब ये जो दोनों के मिलने से जो बना उसको कहा गया इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मतलब सौदागरों की अंग्रेजी कंपनी। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। टैक्सेस से छूट। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक छोटा सा ग्रुप सर जॉन सरमैन के अध्यक्षता में मुगल सम्राट से मिलने गया और उस समय औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट बना है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर से मिला और 1717 में ही उसी टाइम बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किया। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। अब कलकत्ता के आसपास का जो राजस्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी। दूसरा था कि 10,000 सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यानी सूरत में जितना व्यापार करना है किया जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा। बस 10,000 पर ईयर वो मुगल साम्राज्य को दे ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा पॉइंट, कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी। बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की रकम वार्षिक रूप से अदा करनी होगी। चौथा, बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध घोषित किया जाएगा। पांचवा, कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा जाएगा और उन क्षेत्रों में कर की छूट दी जाएगी। बंगाल मुगल साम्राज्य के अंदर आने वाला एक सूबा था। उस सूबा का एक नवाब स्वतंत्र खुद से राज्य करता था। वो मुगल के अंदर तो जरूर था, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था। वो अपना स्वतंत्र काम किया करता था। 1717 में बंगाल का गवर्नर मुर्शीद कुली खां बना। उसके बाद 1727 में शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। वो शुजाउद्दीन 1727 से 1739 के बीच में बंगाल का नवाब रहा। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दीन खां अपने मालिक नवाब सरफराज खान के विरुद्ध एक सफल क्रांति की और 1740 में बंगाल का नवाब वो बना। वह मजबूत और योग्य शासक तो सिद्ध हुआ, किंतु करीब करीब इसका सारा राज्यकाल मराठा लुटेरों से युद्ध करने में बीत गया। अंत में हार कर वो मई या जून 1751 में मराठों से संधि किया, जिसके तहत उड़ीसा का एक भाग की आमदनी और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देकर इस संधि का दाम चुकाना पड़ा। वो 5 साल तक अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा रहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो इससे उसकी स्वास्थ्य बिगड़ते जा रही थी। अलीवर्दी के पास पुरुष उत्तराधिकारी के रूप में कोई नहीं था। उसकी 3 लड़कियां थीं और उन तीनों का शादी उसके भाई के 3 लड़कों से ब्याही गई थी। उसकी सबसे छोटी लड़की का लड़का सिराजुद्दौला उसका चुना हुआ उत्तराधिकारी था, किंतु स्वाभाविक रूप से बाकी जो 2 दामाद हैं उनको नापसंद हुआ। वो दोनों दामाद एक ढाका के और एक पूर्णिया के गवर्नर थे, और ये दोनों दामाद अलीवर्दी के समय में ही मर गए थे। परंतु उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था सिराजुद्दौला, जो सबसे छोटी लड़की का लड़का था। सबसे बड़ी वाली लड़की जो पहले की विधवा घसीटी बेगम हो गई, और दूसरी जो लड़की है उसका पुत्र शौकतगंज। ये दोनों घसीटी बेगम और शौकतगंज, ये दोनों अभी भी उत्तराधिकारी के लिए अंदर अंदर फाइट कर रही थी। घसीटी बेगम को अपने दीवान राजभल्लभ का सहयोग मिल रहा था, और शौकतगंज वो पूर्णिया का नवाब बन गया था। और ये दोनों क्षेत्र ढाका और